अरे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर से मैं हूँ तुलसीराम यादव। आप लोगों के लिए रसायन शास्त्र एक नई विषय लेकर आया हूँ। तो मित्रों, आज से रसायन शास्त्र हम प्रतिदिन एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे और आप साथ ही नोट्स भी बनाते चलिएगा। साथ में कापी पेन भी रख के बैठिएगा। मित्रों, कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र में सबसे पहला अध्याय है ठोस अवस्थाएं। तो मित्रों, आज हम ठोस अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्थाएं में हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सामान्य पदार्थ की 3 अवस्था होती है, आप सभी जानते हो और 12th क्लास के हो, इसलिए आपको ठोस अवस्थाएं के बारे में बताना ज़रूरी नहीं है। सामान्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। सामान्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। मतलब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में और गैस से द्रव में, द्रव से भी ठोस में। इस तरह से ये परिवर्तन हो सकते हैं। ठोस द्रव में जा सकता है, द्रव ठोस बन सकता है, फिर द्रव गैस बन सकता है, गैस से द्रव बन सकता है। इस तरह से यह क्रिया लगातार चलती रहती है। तो मित्रों, जो ठोस अवस्था होती है, ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें ठोस अवस्था पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। पदार्थ का आकार और पदार्थ का आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो पहली शर्त ये है ठोस अवस्था होने के लिए पदार्थ का जो साइज है, आकार मतलब साइज, तो पदार्थ का साइज और उसका वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम, तो उनका जो वॉल्यूम है वो क्या होनी चाहिए? निश्चित होना चाहिए। मतलब साइज और वॉल्यूम दोनों क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अणु, परमाणु व आयन, अणु, परमाणु व आयन, तो जो है अणु है, अणु, परमाणु व आयन परस्पर प्रबल आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से सुसंकलित अवस्था में रहते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक फिक्स होता है, निश्चित होता है। चौथा गुण ये है, ये दृढ़ व असंपीड्य होता है। ये दृढ़ व असंपीड्य होता है। और चौथा, गैस एवं द्रवों की तुलना में, तीसरा गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। चौथा, ये द्रव व असंपीड्य होता है। पांचवा है, गैस एवं द्रवों की तुलना में ठोसों का घनत्व उच्च किंतु विसरण की दर न्यूनतम होता है। मित्रों, इस तरह से अब हम क्रिस्टल में चलते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर क्रिस्टल 2 प्रकार की होती है। एक क्रिस्टलीय ठोस होती है और दूसरा होती है अक्रिस्टलीय ठोस। तो मित्रों, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर आता है एग्ज़ाम में। तो क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इनकी संरचना में कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मतलब जो भी इनकी संरचना में हैं, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, ये सभी एक निश्चित सीक्वेंस में स्थित रहता है। इसी तरह से अक्रिस्टलीय में इनमें कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में नहीं होता है। तो मित्रों, क्रिस्टलीय में इनकी संरचना में कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय में इनमें कणों की व्यवस्था का निश्चित क्रम में नहीं होता है। दूसरा, इनकी संरचना में निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। इनकी संरचना में निश्चित ज्यामिति पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय में इनकी संरचना में कोई निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। तीसरा, यह
तीक्ष्ण, शार्प, दृढ़ तथा उच्च गलनांक के होते हैं। जो क्रिस्टली होते हैं ये तीक्ष्ण होते हैं, दृढ़ तथा उच्च गलनांक के होते हैं। इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। और अक्रिस्टली का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, बल्कि ये भी क्या होती है। और इनका जो चौथा है वो चौथा ये है, यह वास्तविक ठोस होते हैं। यह वास्तविक ठोस होते हैं। तो मित्रों, यह वास्तविक ठोस होते हैं। और जो अक्रिस्टली है यह अनिश्चित द्रव या सूक्ष्म ठोस होते हैं। पांचवा, इनकी प्रकृति विषम दैशिक होती है। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट, नमक, लोहा आदि। इनकी प्रकृति समदैशिक होती है। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, खंड आदि। अब मित्रों चलते हैं हम कि ठोस कठोर होता है क्यों। एक प्रश्न है कि ठोस कठोर होता है, ऐसा क्या कारण है कि ठोस कठोर होता है। तो ठोस कठोर क्यों होता है, क्या कारण है कि ठोस जो है कठोर होने लगता है। तो ठोसों की संरचना में अवयवीकरण, ठोसों की संरचना में अवयवीकरण घनिष्ठ सुसंकुचित होने के कारण पास पास होता है। तो जो ठोस की संरचना है उसके जो अवयव कण है वो घनिष्ठ और सुसंकुचित होने के कारण पास पास होता है, जिसमें इन कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। वह कण निश्चित नियमित स्थिति ग्रहण कर लेते हैं, अतः ठोस कठोर एवं असंपेड्य होते हैं। मतलब ठोसों की संरचना में अवयवी कण जो है वो कण पास पास होते हैं। इस तरह से मान लो ये ठोस कोई पदार्थ है तो इनमें जो अवयवी कण होगा इस तरह से पास पास होंगे, और पास पास होने के कारण एक दूसरे में पूरी तरह से एक बल कार्य करेगा, जिन्हें हम आकर्षण बल कहते हैं। और इन बलों के कारण वो प्रबल रूप से एक निश्चित नियमित स्थिति को ग्रहण कर लेगा। मतलब ये पूरी तरह से एक दूसरे को इस तरह से खींचा रहता है बल के द्वारा, जिसके कारण आकर्षण बल के द्वारा इस तरह से ये खींचे रहते एक दूसरे के कारण, जिससे ये चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो ठोस होते हैं, इसलिए ठोस कठोर होता है। इनका कारण यही है। मित्रों दूसरा प्रश्न ये है कि कांच को अतिशीतित मतलब सुपर कोलिशन क्यों माना जाता है। तो कांच को सुपर कोलिशन क्यों माना जाता है, ऐसा क्या कारण है कि कांच को सुपर कोलिशन मतलब कांच को अतिशीतित क्यों माना जाता है। तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस होती है। जो कांच होती है वह अक्रिस्टलीय ठोस है, अतः इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो इनका जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है, वह किए गए गर्म किए जाने पर द्रवों के समान बहने लगता है। कांच जो होती है वह पूरी तरह से उनका गलनांक निश्चित नहीं होने के कारण जो कांच है वो द्रवों के रूप में, जैसे उन्हें कांच को हम गर्म करते हैं वो द्रव की तरह बहने लगता है। यह धीमी गति से, और ये धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे होता है। इसलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव कहा जाता है। मतलब जो कांच होती है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और इनका जो गलनांक होते हैं वो कभी फिक्स नहीं होते, बल्कि जो द्रव जब इन्हें गर्म किया जाता है तो यह बहने लगता है, जिनके कारण से, और यह इन्हें आभासी ठोस कहते हैं या अतिशीतित कहते हैं। और यह सब घटनाएं जो होती है वह धीरे धीरे होती है, इसीलिए कांच को अतिशीतित माना जाता है। अब मित्रों चलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है, वास्तव में क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयाँ किसी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होती है। तो क्रिस्टल वे पदार्थ है जिनकी संरचनात्मक इकाइयाँ किसी निश्चित ज्यामिति में
व्यवस्थित होती है उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। जैसे क्रिस्टल हम देख लेते हैं, ये एक अक्ष है, तो इस तरह से एक अक्ष है मित्रों, और इस तरह से हम इन्हें बना देते हैं। ठीक है, अब इन्हें हम इनसे मिला देते हैं, इस तरह से एक दूसरे से हम मिला देते हैं, इस तरह से ये मिल गया। अब देखते हैं कि ये वाई अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इन्हें किनारा कटे हुए कहते हैं, और ये वाला जो भाग है उन्हें हम फलक कहते हैं। और इस तरह से एक क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो इन क्रिस्टलों में हम देखते हैं कि एकांक सेल होता है। इन क्रिस्टलों में एकांक सेल या एक कोष्ठिका इकाई सेल होती है, जो किस तरह से कार्य करते हैं, तो इस तरह से कार्य करते हैं। देखो प्लस होता है यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस होगा, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस। इस तरह से ये कार्य करते हैं। इन्हें क्रिस्टल इकाई के रूप में जानते हैं। अब क्रिस्टल जालक, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं इसे। किसी क्रिस्टलीय ठोस की अतिरिक्त संरचना में परमाणु, अणु, आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा त्रिविमी XYZ में बिंदुओं के रूप में जमा होता है। अतः त्रिविमी आकार में परमाणु, अणु व आयनों के इस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इस तरह से आप चित्र देख लीजिए, और इन चित्रों में मुख्य रूप से क्या कहा गया है वो महत्वपूर्ण होती है। अब इनमें कहा क्या गया है, तो देखिए जैसे पिछले में हमने देखा था, इनमें कहा क्या गया है। तो इनमें मुख्य रूप से किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की ज्यामितीय व्याख्या में प्रत्येक कण को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस तरह से इन्हें हम दर्शा देंगे। तो प्रत्येक ज्योमेट्री के लिए हम क्या करेंगे मित्रों, तो देखिए किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिन्हें जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयव कण, परमाणु, अणु व आयन को दर्शाते हैं। तीसरा, जालक बिंदु की एक सीधी रेखा के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे बी जालक की ज्योमेट्री को व्यक्त किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।